की बात बाकी है, 1-1.5 महीना और तुम्हारा सिलेबस बाकी है, 1 महीना। अब 1 महीने के लिए तू इसको 7 दिन तक डेली समोसे खिला देना। नहीं यार, ये मान जाता तो मैं तो उसी दिन सेम डे करा देता। बहुत बड़ी समस्या है भाई, 8 जनों को ऐसे 8-10 जनों को पढ़ाना मतलब बहुत। 8 है, मैंने गिन लिए, मैंने गिन लिए। 3-4 जने। अब इसको भाई को क्या दिक्कत है, ये भाई को? हाँ नहीं नहीं, वो नहीं मानना थी। पर वही बात है ना, परमिशन तो मैं दिलवा दूंगा, पर मान लो 10 में से या 15 जो भी लोग नॉर्मली आते हैं, 16 आते हैं शायद रेगुलर, 16 में से 11 जने आ गए सुबह, शाम को 5 बजे, तो हमारे लिए तो और समस्या है फिर। हमें तो पढ़ाना तो वो भी है। अब मैं साला 16 को देख के कम से कम पढ़ा तो पाता हूँ, 5 जनों को देख के कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं यार, ऑर्डर नहीं होता भाई इसमें। ये है कि मान ले ये किसी बात पे उखड़ गया, ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरा एडमिशन तो शाम का बैच बोल के लिया था, फिर इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो सारा वो है मैटर कि प्यार मोहब्बत से समझ जाओ तो ठीक है यार। नहीं नहीं बेटा, वो गर्ल्स बैच है, वो गर्ल्स को अगर अपन शाम को, और वो भी 45 लोगों को अगर शाम को आने को कर बोलेंगे तो वो ज्यादा बड़ा इशू है। नहीं 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 नहीं, वो सारा सारा सेटअप वैसा ही होता है, वैन वगैरह सब, जैसे जो लड़कियां दूर से आती है उनकी वैन का सेटअप, वो सारा सेटअप वही रहता है। वो ज्यादा बड़ा दिक्कत है। उसकी गोद में बैठ जाना। चलो बस ठीक है। अब अपन डिस्कशन अपनी पढ़ाई पे ले लेते हैं। एक काम करो, पहले सारे लोग इस फर्स्ट और सेकंड बेंच पे आओ, सब अपने अपने बैग उठा के यहाँ लाओ। हाँ यहाँ चलेगा। उधर कोनों पे मत घूम जाना, यहाँ बस इस पे और इस पे खत्म हो जाना सारे के सारे। होने दो, होना तो थोड़ा पीछे बैठ जा, भले दूसरी पे बैठ जा। ठीक है, तो हमारी कहानी कहां तक हम ले आए थे? हाँ आ जाएगा। ये है अपनी गैसियस मीडियम में आइसोथर्मल वाली सिचुएशन। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं ये जो बातें हैं। हम बात कर रहे थे बेटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेलोसिटी के लिए। और हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ई बाय रॉ। और सॉलिड्स में हमने क्या फॉर्मूला सीख लिया था बेटे, कि सॉलिड्स में ई की जो वैल्यू है वो यंग्स मॉडुलस होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेलोसिटी सॉलिड मीडियम में हम कह देंगे अंडर रूट वाई बाय रॉ। इन लिक्विड के लिए अपन ने सीख लिया था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बी के बराबर है। तो ये यहां पर लिक्विड के लिए हो जाएगा बी बाय रॉ। फिर यहां पर अपन ने गैस के लिए बात की थी, और गैसियस मीडियम में यहां हम दो कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। तो कल जो एक कॉन्सेप्ट की हमने शुरुआत की थी, वहां नहीं भाई, इधर आओ। आंख से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आगे बैठने से किसको प्रॉब्लम होती है भाई? बताता ना उस दिन तेरी आवाज, और तू पास में बैठा हो और बात करे तो 5 मिनट के अंदर में तेरे को। चल, तो यहां पर गैसियस मीडियम में हमने ये देखा था, हमने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू, ये शब्द ऐड करना आपने जो लिखा है इसमें, लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा।
और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये प्रूव कर लिया था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो प्रेशर P के बराबर होगा, इसीलिए वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडिनल वेव गैसियस मीडियम में लिखा जाएगा अंडर रूट P बाय रॉ। P हो गया प्रेशर और ये रॉ हो गया डेंसिटी। फिर यहां पर क्या हुआ कि न्यूटन ने जो ये फॉर्मूला दिया वेव वेलोसिटी निकालने के लिए, इसको चेक किया गया काफी सारे मीडियम्स में। तो जैसे एयर मीडियम के लिए चेक करेंगे, एयर मीडियम में जो प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमोस्फियर होती है, जिसको कहते हैं 10 पावर 5 पास्कल। और जो रॉ एयर हवा का जो रॉ होता है वो लगभग लगभग 1.2 कुछ करीब होता है, ये केजी पर मीटर क्यूब के आसपास। और जब इन वैल्यूज को यहां पर रखा जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी हवा में जो निकलकर आई वो इस फॉर्मूले से 280 मीटर पर सेकंड के आसपास निकलकर आई। और सिर्फ हवा नहीं, बाकी जगहों पर भी जब अपन ने इस फॉर्मूले से साउंड की वेलोसिटी को निकाला तो साउंड की वेलोसिटी अपनी एक्चुअल वैल्यू, मैंने शायद बताया होगा कि साउंड कितनी स्पीड से हवा में ट्रेवल करता है, 330 या 332 मीटर पर सेकंड से। पर जो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया, जो आइसोथर्मल प्रोसेस बताया, उसके हिसाब से ये वैल्यू 330 से तो काफी कम है। इसका मतलब ये प्रॉपर थॉट नहीं है, ये सही विचार नहीं है जो न्यूटन ने सोचा आइसोथर्मल, ये उतना अप्रोप्रिएट आइडिया नहीं है। यहां तक की बात अपन ने सबने लिखी हुई है पूरी, ये लिख लिया अपन ने अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज यहां पर आती है कि फिर दूसरे साइंटिस्ट आए लेप्लास, और उन्होंने लेप्लास ने करेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आइसोथर्मल ना होकर ये जो साउंड का प्रोपगेशन है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये सब थ्योरेटिकल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कहानी के तौर पर याद रखोगे ठीक लगेगा। एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, पीवी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और यहां पर जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को सॉल्व किया जाता है तो ये गामा पी के बराबर निकल कर आता है। और जैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एडियाबैटिक प्रोसेस में लैप्लास के अकॉर्डिंग गामा पी निकल कर आता है, तो अब गैसियस मीडियम में फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पी के बजाय गामा पी बाय रो। जहां गामा जो हो जाएगा वो एडियाबैटिक कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को जब यूज किया गया, इस फॉर्मूले को यूज करने पर जो वैल्यूज आई वो मोर अप्रोप्रिएट आई, मतलब ये सटीक वैल्यूज यहां से मिली। तो फिर कहा गया कि ये फॉर्मूला अब से जब जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये लैप्लास करेक्शन वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करवा देता हूं, आप भी साथ के साथ एक बार हाईलाइट कर लें अगर नहीं किया हो तो, कि सॉलिड में हमारा फॉर्मूला ये आपने बॉक्स में तरीके से बंद किया होगा, लिक्विड में हमारा फॉर्मूला ये भी आपने तरीके से बंद किया होगा। इसके बाद गैसियस मीडियम में न्यूटन ने, भले इनकरेक्ट था फॉर्मूला, पर फिर भी ये अपने को पता होना चाहिए कि न्यूटन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, और जब प्रॉपर करेक्शन वहां लैप्लास ने दिया उसके बाद गैसियस मीडियम में साउंड प्रोपगेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये हम दोनों चीजें यहां पर याद रखेंगे। फिर आप यहां से आगे बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूले को एक और शेप देते हैं। कैसे देते हैं देखिएगा, पीवी बराबर एनआरटी होता है बेटा, और पीवी बराबर एनआरटी होता है तो पीवी एन, एन नंबर ऑफ मोल होता है। जैसा मुझे इस कमरे में नंबर ऑफ मोल पता करने हैं, तो इस कमरे में नंबर ऑफ मोल पता करने का साधन क्या होता है, मैं इस कमरे में मौजूद सारी गैसेस को तोल लूंगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा, तो टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मुझे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। फिर ये हो जाएगा पीवी, ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा आर टी बाय एम डब्ल्यू। और मैं यहां से इस वी को यहां लिखने के बजाय यहां लिख देता हूं, और ये हो जाएगा पी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, और ये हो जाएगा आर टी बाय एम डब्ल्यू, और यहां पर ये पी बाय रॉ, इसको इधर ले गया तो पी बाय रॉ बन गया आर टी बाय एम डब्ल्यू के बराबर। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव का किसी गैसियस मीडियम में फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, गामा पी बाय रॉ। इसमें पी बाय रॉ को, गामा को वहीं रखा,
पी बाय रॉ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आर टी बाय एमडब्ल्यू से। यानी ये कुल मिलाकर एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। अब डिस्कशन कैसे होगा वो भी सुनो। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, देखो पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर को पास्कल में या न्यूटन पर मीटर में रखेंगे, प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में रखेंगे। गामा क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी अभी अपन अगली स्लाइड में देखेंगे कि गामा को कैसे निकालना है, क्या होता है। फिर यहां पर आ जाते हैं कि अगर इस फॉर्मूले के बजाय ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो गामा ही रहा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 8.314 जूल पर मोल पर केजी पर केल्विन, सॉरी। टेम्परेचर किस यूनिट में रखा जाएगा, केल्विन में, क्योंकि गैस यहां पर देखो आइडियल गैस इक्वेशन में आप जानते हैं ये चीज किस में होती है, केल्विन में। तो यहां पर अपना टेम्परेचर किस यूनिट में हो जाएगा, केल्विन में। और मॉलिक्यूलर वेट आप जानते ही हैं, मॉलिक्यूलर वेट को रखना है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये वाला लिखा है ना। तो अब एक छोटी सी जानकारी यहां पर ये और देख लो कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं। जो हमारा सॉलिड और लिक्विड था उनमें ज्यादा कोई परेशानी होती नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। कहा जाएगा कि जैसे एक सॉलिड है, उस सॉलिड में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 8 × 10⁻11 और उस सॉलिड की डेंसिटी है 2 × 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अपने को पता है ज्यादा कोई समस्या नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड पूछी है और सॉलिड में पूछी है, तो हमारे पास उसका सीधा सा फॉर्मूला है √y/ρ। वैल्यूज रख के सॉल्व कर लो। जो समस्याएं, जो सोचने वाली बातें हैं वो हमारी इस फॉर्मूले पर रहेंगी, यानी गैसियस मीडियम को हम तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज नोट करो। वैरायटी क्या पढ़नी है वो अपन लेके आएंगे, थोड़ा जल्दी से लिखो। हाँ भाई, एडियाबेटिक कोएफिशिएंट
एडियाबेटिक कोफिशिएंट। हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में हो गया 8 इंटू 10^11, 2 इंटू 10^3, तो वो कट के 4 4 बाहर आ जाएगा, 2 10^4 मीटर पर सेकेंड। चले आगे। तो हमारा जो मुद्दा है वो है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी किसी गैसियस मीडियम में, जिसको आपने सीखा है गामा पी बाय रॉ से भी लिखना, और आपने इसी को गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू से भी लिखा है। अब इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि जैसे यही रूम है, इस रूम में साउंड के प्रोपगेशन की बात होगी। अब हम डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स को चेंज करके बात करेंगे। जैसे पहले मैं इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा के चेक करना चाहता हूं कि टेम्परेचर के साथ साउंड की वेलोसिटी कैसे बदलेगी। फिर मैं प्रेशर को वेरी करके भी बात करूंगा कि प्रेशर चेंज करने के साथ साउंड की वेलोसिटी कैसे बदलेगी। फिर मैं यहां पर मॉलिक्यूलर वेट वगैरह चेंज करके भी बात करूंगा कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट यानी गैस चेंज कर दूं, जैसे ऑक्सीजन भरी है,
ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन ला दूं तो मुझे उस वेलोसिटी को चेंज होते कैसे देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप जानते हैं यहां पर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना बेटा। अब जब यहां पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो बाकी अदर फैक्टर्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। क्योंकि जैसे मान लो एक चीज चार चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं पहली चीज यानी टेम्परेचर पर इफेक्ट देखना चाहता हूं तो मैं बाकी सबको कांस्टेंट रखूंगा, तभी मुझे पता लगेगा कि आखिर टेम्परेचर किस तरीके से वेरिएशन दे रहा है। तो मैंने यहां पर इसीलिए लिखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं देखना चाहता हूं कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। और आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, अंडर रूट टी के साथ। जहां आप स्पेसिफिक ये बात जान चुके हैं कि टेम्परेचर किस में लिखा जाना होगा, केल्विन में। ये पैदा ही शुरुआत में उस गैस इक्वेशन के साथ हुआ था और गैस इक्वेशन में ये केल्विन में ही होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले में भी केल्विन में ही लिखा जाएगा। तो अगर यहां पर ग्राफ पूछ लिया जाए बेटे, इस तरीके की छोटी सी बात हो जाती है कि यहां पर ये हो गया वेलोसिटी गैस में साउंड की और ये हो गया टी, या यहां पर ये हो गया वी स्क्वायर और ये हो गया टी। अब ग्राफ कैसे बनेंगे जहां ये टी केल्विन में है, तो आप कह देंगे ग्राफ देखो यहां पर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टी है, रूट टी है सॉरी, रूट टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टी पावर 1/2। रिलेशन कैसा बनेगा, पैराबोला। पैराबोला में आप क्या जानते हैं, जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ मोड़कर ग्राफ हम बनाते हैं। वहीं आप ये भी जानते हैं कि अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी पावर 1। और वी स्क्वायर और टी में ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया, सही है। अगर अपन यहां पर बात करते हैं नंबर 2, कि जैसे आपने कहा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल रूट टी है, अगर मैं यहां पर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेलोसिटी को रिलेट करना चाहता हूं तो क्या लिखा जाएगा, v2/v1 इज इक्वल टू रूट अंडर t2/t1। जैसे क्वेश्चन के साथ अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमसे कहा गया कि किसी टेम्परेचर पर, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं प्रॉपर, ये लिखो जहां तक बाकी का।
हाँ कितना 3 नहीं हाँ डिग्री सेल्सियस में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, देखो पहली बात तो ये समझो ध्यान से, फिलहाल हम किसी साउंड, किसी मीडियम में, किसी गैस में साउंड की स्पीड का इफेक्ट देख रहे हैं। साउंड की स्पीड को किसके साथ वेरी होते देख रहे हैं, टेम्परेचर के साथ। रिलेशन हमने देखा है कि वेलोसिटी और टेम्परेचर जो कि केल्विन में है वो इस तरीके से डिपेंडेंट है। हमने यहां टेम्परेचर को इंक्रीज किया 1500 से, तो मैंने कहा इनिशियली क्या था, तो आप कहेंगे कि इनिशियली टेम्परेचर टी केल्विन था। ये टेम्परेचर यहां पर हमने बढ़ाकर कितना कर दिया, टी प्लस 1500 केल्विन कर दिया है। जब टेम्परेचर टी केल्विन था तो उसकी कुछ स्पीड रही होगी साउंड की, कितनी मान ली, वी। और जब टेम्परेचर को 1500 केल्विन से बढ़ा दिया तो साउंड की स्पीड क्या हो गई, डबल। ये तो बोला है। अब अपने को बताना है कि इनिशियल टेम्परेचर टी कितना था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे V2 बाय V1 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 बाय T1। V2 मैं इसको लिखना चाहता हूं 2V को, तो T2 भी मैं किसको लिखूंगा, T प्लस 1500 को। ये काट दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा T प्लस 1500 डिवाइड बाई T, ये इधर चला जाएगा 4T बराबर T प्लस 1500, तो 3T बराबर 1500 और T बराबर 500 केल्विन। और T 500 केल्विन डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो कितना आ जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस। ये तो कब की बात हो गई, जब टेम्परेचर चेंज हमें लार्ज चेंज दिया है, 100 200 300 400 500 केल्विन, ऐसे बड़े चेंजेस के केस में हम नॉर्मल जो जानते हैं उसी रिलेशन से सॉल्व करते हैं, डिवाइड वगैरह करके। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह रहता है, इफ टेम्परेचर चेंज इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है कि जो चेंज हो रहा है वो चेंज 5% या उससे छोटा छोटा अगर होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या समझते हैं कि वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ पावर हाफ से रिलेटेड है। जब चेंज बहुत छोटा है तो हम जानते हैं इसको लिखा जा सकता है फ्रैक्शनल चेंज को डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है वो भी सुन लो, सिंपल सी बात बनेगी। कहा जाएगा इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 3% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। कितना, मजाक कर रहा है। तो हमें परसेंटेज चेंज साउंड की स्पीड में बताना है, तो हमने क्या देखा, 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, और परसेंटेज चेंज टेम्परेचर में 3%, तो कितना हो जाएगा 1.5%। ठीक है, इस तरीके का काम रहता है, बहुत कोई बड़ी बातें नहीं होंगी, बेसिक बेसिक सी बातें। लिखें यहां तक।
चले, ये हमारे टेम्परेचर की बातें रही। एक बार मैं अगर फिर से समराइज करूं तो आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन भी अपने पास प्रॉपर यहां है सामने, कि अगर टेम्परेचर चेंज बड़ा हो उस केस में इस तरीके के कॉन्सेप्ट यानी प्रॉपर इस रिलेशन को यूज करेंगे। जब स्मॉल चेंजेस की बात हो जाए तो हम इस रिलेशन से जा सकते हैं। ये टेम्परेचर की बात है। दूसरा इफेक्ट यहां पर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैसियस मीडियम इज लाइक अंडर रूट गामा पी बाय रॉ। यहां इस फॉर्मूले में आपको पी और रॉ दो चीजें दिख रही होंगी। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज रॉ, तो रॉ आप कहेंगे डेंसिटी। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। और मेरे लिए फिलहाल जो यहां पर सैंपल एग्जाम्पल है वो है ये रूम। और मैंने कहा मैं क्या समझाना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैं समझाना चाहता हूं कि इस रूम में फिलहाल मेरे बोलने से जो साउंड ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये मानते हुए कि यहां इस रूम में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस रूम का सामान्य टेम्परेचर 10 12 15 20 डिग्री सेल्सियस कुछ है। ठीक है, अब हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि इफ समहाउ वी इंक्रीज द प्रेशर, मैं कुछ करके यहां इस कमरे का प्रेशर बढ़ा दूं, तो अब ये स्पीड जो यहां पर साउंड की स्पीड है ये चेंज होगी या नहीं होगी, और होगी तो बढ़ेगी या घटेगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं, इस रूम में अगर मैं प्रेशर बढ़ाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा बेटा? वॉल्यूम, या दूसरा तरीका क्या है, बाहर से और एक्स्ट्रा गैस ठूस दे कंप्रेशर से। दो ही तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आजमाया जाए, दोनों में से किसी एक को एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया आपके कहे अनुसार कि वॉल्यूम कम कर लो। जैसे ही वॉल्यूम कम करोगे ये इस रूम में भरी हुई गैसेस सिकुड़ जाएंगी। जैसे ही गैसेस सिकुड़ेंगी इस रूम में भरी हुई गैसों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि रूम में भरी हुई गैसों का मास तो वही है ना बेटा। आपने वॉल्यूम को सिकोड़ दिया, तो आप यहां से क्या कह पा रहे हैं कि डेंसिटी जो है, अगर रूम में भरी हुई गैसेस वही की वही है, तो वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी पे ये डिपेंड करती है, नंबर वन। ठीक है, दूसरी चीज हम यहां पर बात करते हैं कि जो हम यहां इस रूम का सैंपल एग्जांपल लिया है, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि अगर मैं प्रेशर को वेरी करा के देखना चाहता हूं तो बाकी अदर चीजों को क्या रखना पड़ा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी बराबर क्या, पी इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/v। ये यहां पर हमारी कंडीशन 2 हो गई, जहां वॉल्यूम ये वी ही वॉल्यूम है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पी बाय रॉ करता हूं तो पी में भी ऊपर क्या है, अरे पी में भी कौन है और रॉ में भी कौन है। यानी कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि अगर आपने वॉल्यूम को सिकोड़ दिया, मान लो इस कमरे का वॉल्यूम कर दिया आपने आधा, ध्यान से सोचना, इस कमरे का वॉल्यूम कर दिया एग्जैक्टली आधा, तो वॉल्यूम आधा कर देने से प्रेशर डबल हो जाएगा। तो प्रेशर हो गया 2p। पर आप ये भी जानते हो कि वॉल्यूम आधा कर देने से डेंसिटी भी डबल होगी, 2v 2p। तो यहां पर प्रेशर भी डबल हो गया, डेंसिटी भी डबल हो गई, यानी प्रेशर भी 2p हो गया, डेंसिटी भी 2 रॉ हो गई। कट के नो चेंज वाली कंडीशन मिल जाएगी। यहां से वही मैं कहना चाह रहा था, 1/v कैंसिल कर देने से हमें ये चीज क्या मिल जाएगी। इस पूरी कहानी का सार क्या निकल कर आता है कि अगर अपन प्रेशर वेरी करा के देखते हैं सेम टेम्परेचर रखते हुए, तो इकलौता प्रेशर चेंज कराने से साउंड की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तुरंत ये लिखे, इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनता, ये आप समझ रहे होंगे, ये थ्योरेटिकल थीम है, स्टेटमेंट बेस्ड बात है, ये अपने को याद ही रखनी है।
देखा। तो अब थर्ड वेरिएशन पर आते हैं। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एमडब्ल्यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पर उस इफेक्ट की बात करूंगा कि लेट्स से एक बार मैंने इस कमरे में भरी ऑक्सीजन, मैंने साउंड की स्पीड को चेक किया, और अगली बार मैंने इसी कमरे में भरी कोई दूसरी गैस, जैसे मान लो नाइट्रोजन, और अब मैं दूसरी उस नाइट्रोजन को भरने के बाद चेक करना चाहता हूं। यानी टोटल मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि गैस बदल देने से क्या असर होगा। फिर से हम क्या कहेंगे, हम गैस बदल रहे हैं, बाकी और फैक्टर चेंज, यानी टेम्परेचर फिर से क्या माना जाएगा, आर बाय बर्थ क्या होता है, कांस्टेंट। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेलोसिटी किसी गैस में डिपेंड करती है गामा अपॉन एमडब्ल्यू पर। आप कहेंगे सर गामा पे क्यों, मॉलिक्यूलर वेट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन लेंगे तो 32 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन लेंगे तो 28। गामा भी गैस का ही प्रॉपर्टी होता है। गामा होता क्या है, ये कहानी हम समझते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटे, गामा जो एडियाबेटिक कॉफिशिएंट होता है, ये होता है सीपी बाय सीवी। जो सीपी होता है, सीपी वो होता है एफ बाय 2+1 इंटू आर, और सीवी होता है एफ बाय 2 आर। आप जानते होंगे कि सीपी में से सीवी को घटा दिया जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आप देख लेना आर ही बचेगा। फिर आप कहेंगे सर ये एफ क्या बला है, तो चलो एफ की बात कर लेते हैं। एफ होता है बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 मोनो एटॉमिक गैस पर। कि गैस का नेचर अगर कैसा हो, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल आप यहां पर क्या देख सकते हैं, हीलियम। ऐसा समझ रहे बात को। तो अगर इस तरीके की मोनो एटॉमिक गैस है तो उनके लिए एफ कैसे सोचा जाता होगा, तो आप कहेंगे कि मोनो एटम कुछ ऐसा यहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई गैस कितने प्रकार से, कितने पॉसिबल टाइप से एनर्जी होल्ड कर सकती है। ये पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी होल्डिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कि कोई एटम जो होता है या कोई मॉलिक्यूल जो होता है ना बेटा, वो कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, एक्स एक्सिस में भाग सकता है, वो वाई एक्सिस में भाग सकता है, वो जेड एक्सिस में भाग सकता है, या किसी कंटेनर में गैस भर दी जाए तो वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में भाग सकती है, ये जानते हैं अपन, है ना। साथ के साथ किसी एटम की बात करें तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकता है। यानी कुल मिलाकर हम यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए दो चीजें देखेंगे। एक तो हो जाएगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी चीज हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं ये पार्टिकल एक सिंगल मोनो एटम अगर है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग भाग सकता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसको काइनेटिक एनर्जी होल्ड कर सकता है ये। क्या ये वाई के अलोंग भाग सकता है, क्या ये जेड के अलोंग भाग सकता है, हाँ के ना। तो यहां पर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तीन एक्सिस के अबाउट, ये तो हो गई तीन, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, तीन। अब बात करते हैं रोटेशन की, कि अगर ये एक सिंगल पार्टिकल है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। अरे बोलो क्यों जीरो, कि किसी पॉइंट मास,
किसी पॉइंट मास को अगर एक्सिस पर ही रख दिया जाएगा, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। एक्सिस पर ही अगर पार्टिकल को रख दिया तो आर जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं कहूं ये पार्टिकल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस यहां मानी गई है तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्सिस के अबाउट भी। तो यहां रोटेशनल वाला, यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां क्या हो गए, 3, एफ बराबर 3। अब एफ अगर 3 है तो मुझे सीपी बता दे, बोलो जल्दी। सीपी सीपी बताओ, एफ अगर 3 है तो सीपी बताओ, मार दूंगा मैं। ये पॉइंट पॉइंट में मत बताओ भाई, फ्रैक्शन में बता दो। 5/2r। सीवी बता दे 3/2r। तो गामा बता दे 1। बावला है क्या, 1 होगा क्या, इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा क्या। गामा क्या होता है दादा, गामा होता है इन दोनों का डिवीजन, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5/3। तो आपको अब सारी कहानियों में अच्छी बात है आपने जानी, पर याद रखने वाली बात यही है कि मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा 5/3 होता है, ये याद रखना है। चलो नंबर 2 पर बात करते हैं। सेकंड नंबर डायटोमिक। डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये एक्स एक्सिस पर भाग सकता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग भाग सकता है, ये जेड एक्सिस के अलोंग भाग सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी वाला कितना, फिर बात करते हैं रोटेशनल वाली। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं बात करूं तो दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं कि नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पर वाई एक्सिस के अलोंग बात करूं तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि दो एटम है, एक एटम से तो एक्सिस गुजार दी पर दूसरा एटम एक्सिस से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग भी बाहर है। तो कुल मिलाकर रोटेशनल वाले कितने हो गए, 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए। अब बताओ सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो गामा कितना आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर पॉलीएटॉमिक की बात कर लेते हैं। ट्राइएटॉमिक को ही पॉलीएटॉमिक कह रहे हैं, मतलब कि जिसमें लीनियर अरेंजमेंट ना होकर अब टेट्राहेड्रल वगैरह इस तरीके के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होंगे। उन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वाले सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को किसमें काउंट कर लेंगे, पॉलीएटॉमिक में। तो उससे क्या होगा कि एक लाइन में अरेंजमेंट नहीं है, एक लाइन में अरेंजमेंट नहीं है। जैसे अभी हमने क्या किया बेटा, अभी हमने जब एक्स एक्सिस के अबाउट बात की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0। पर अगर यहां एक आध मॉलिक्यूल बाहर निकले रहेंगे तो नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3+। मतलब तो यहां सीपी बोलो, सीवी बोलो, तो गामा बोलो, याद रह जाएगा। ये है कंडीशन। हाँ, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो, एफ तो मैंने लिख ही दिया, गामा एडियाबेटिक कॉन्फ specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume।
ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का हीट का पार्ट है ना। अपने को यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा काम पड़ रहा है इसलिए हम देख रहे हैं। अगर यहाँ मुझे गामा को नहीं निपटना होता ना तो शायद मैं ये पढ़ता भी नहीं। पर गामा है, अब मुझे गामा बताना है तो मुझे ये पूरी कहानी समझानी पड़ी। अदरवाइज मैं डायरेक्ट गामा रटवा भी देता कि गामा मोनोएटॉमिक में 5/3 होता है, 7/5 होता है। पर फिर आपको पता नहीं लगता कि कैसे क्या हो गया ये। लिखा? तू एक दिन यूनिफॉर्म पहन के आता है फिर ऐसे कैसे एंडा बेंडा हो जाता है तू? क्या रे? हाँ? अच्छा, होशियारी ऐसा। ये मुखोटा पहन के आया कर भाई।
ये इधर का लिखा आधा। होगा इसका। हमें दो अलग अलग मीडियम दिए। पहले तो मैं एक बार ये फिर से क्लियर कर लेता हूं कि अगर मीडियम अलग अलग है तो वेलोसिटी का जो डिपेंडेंसी है वो अंडर रूट के अंदर गामा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। फिर मैंने यहां पर देखा कि एक तो है ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन कैसी है? डायटोमिक। डायटोमिक है तो इसका गामा आपको रटना पड़ेगा कितना? 7/5। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होता है कितना? 32। और एक जो मीडियम है वो है हीलियम, ये है मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटम है तो इसका गामा आपने याद किया हुआ है 5/, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 4। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में ऑक्सीजन वाला डेटा लिखेंगे तो गामा, गामा मतलब 7/5/32। सही। और नीचे हीलियम, हीलियम के लिए आप लिखेंगे 5/3/4। इसको काट पीट के सॉल्व करके मुझे यहां पर ये मिल जाएगा 8 और 3 21 और 25 इंटू 8 200, ये आ जाएगा। वैल्यूज ही रखनी है, कोई अलग दिमाग कुछ भी नहीं लगाया भाई। मैंने मैंने जो यहां पर सीखा है बस वो वैल्यूज पुट की है, जो मैं मॉलिक्यूलर वेट जानता हूं वो मैंने पुट किया है, कुछ नहीं। और बढ़ते हैं आगे।
पढ़ा दूं? अभी इस क्वेश्चन में तो क्या था, या इस सिचुएशन में क्या था, एक ये गैस प्लेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, अगली बार मीडियम बदल के क्या कर दिया, हीलियम कर दिया। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी साउंड की बतानी है, और एक मीडियम तो यहां पर ले लिया ऑक्सीजन, और एक मीडियम यहां पर ले लिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। ये एक्सट्रीम लेवल है, मतलब अपन ठीक है वहां तक की बात समझेंगे। ये वो है कि अगर मान लो बहुत बुरे दिन कभी ऐसा मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया तो अपन को क्या करना है। तो हमने कहा क्या है कंपैरिजन, किस किस में है, साउंड एक बार तो किस में ट्रेवल कर रहा है, प्योर ऑक्सीजन में, और एक बार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो है वो 1:3 के रेशियो में है। कहने का मतलब है 1 रेशियो का मतलब 25% ऑक्सीजन और 75% नाइट्रोजन, ये मिक्सचर है। अब इसमें अपने को बताना है कि साउंड के प्रोपागेशन की जो वेलोसिटीज है उनका रेशियो क्या होगा। तो ऑक्सीजन के लिए तो हमारी गणित आसान है ना बेटा, ऑक्सीजन प्योरली डायटोमिक है, तो उसका गामा मुझे सीधा सीधा 7/5 याद है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 मुझे पता है, तो इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। बात यहां आती है कि जब ये मिक्सचर आ गया तो अब मिक्सचर का क्या करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, मिक्सचर है, मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला मुझे निकालना है, और मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है कि पहली गैस के मोल N1 और उसका मॉलिक्यूलर वेट MW1। ये केमिस्ट्री में भी काम आता है, याद रखना है बेटा, N1 MW1, फिर आ जाएगा N2 MW2, और नीचे N1 प्लस N2। तो अब इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो 1:3 में है, इस 1:3 से मुझे समझ आता है कि ऑक्सीजन का कितना मोल मान लूं और नाइट्रोजन के, तो यहां से इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकलवा दो बेटा। तो क्या लिखा जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, फिर मुझे गामा भी मिक्सचर का निकालना आना चाहिए। अब गामा मिक्सचर के लिए फॉर्मूला तो होता है थोड़ा सा तिरछा, फॉर्मूला में लिख देता हूं। पर इसका यूज आपको नहीं करना, बस मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप भी बस ऐसा ही लिख लेना। आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक। नाइट्रोजन भी क्या है, यानी मिक्सचर प्रॉपर क्या है, डायटोमिक। अगर मिक्सचर प्रॉपर डायटोमिक है तो इसका गामा भी डायटोमिक वाला ही होगा, यानी 7/5 ही होगा। ठीक है, और कोई समस्या नहीं है। यह फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब एक गैस मोनोएटॉमिक होती, एक गैस डायटोमिक होती। दोनों मोनोएटॉमिक होती तो 5/3, दोनों डायटोमिक है तो, दोनों पॉलीएटॉमिक है तो फिलहाल दोनों क्या है, डायटोमिक, तो डायटोमिक वाला गामा अपन ने लिख दिया 7/5। अब अपन आ जाते हैं रेशियो पर। तो देखो VO2 अपॉन VO2 प्लस N2, तो VO2 के लिए गामा 7/5/32। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मिक्सर का भी गामा 7/5 और 29। 7/5 से 7/5, तो अंडर रूट में आ जाएगा 29/32। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां याद रखना है क्या क्या, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला, और ये याद ना भी रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख जरूर ले आप।
बड़े लाउडनेस एल, इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। और सिंपल सी बात रहती है, लाउडनेस का फॉर्मूला बनाया गया, लाउडनेस इज इक्वल्स टू 10 log आई अपॉन आई नॉट। जो ये आई नॉट है, यह है रेफरेंस इंटेंसिटी। या इसी को थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है, ये वो इंटेंसिटी है जिस पर हमारा कान मिनिमम कुछ साउंड सेंस कर पाता है। और इसको अगर अपन यहां, यानी अगर मैं इस इंटेंसिटी आई की जगह क्या रख दूं, आई नॉट, आई की जगह क्या रख दूं, आई नॉट बाय आई नॉट, और log 1 0, तो यहां पर इस कंडीशन में लाउडनेस जो मिलती है उसे क्या कहते हैं, 0 डेसिबल। तो जैसे अपने से पूछा गया कि अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में लाउडनेस कितनी होगी डेसिबल में, वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे बेटे, लाउडनेस एल बराबर 10 log आई की जगह, आई नॉट की जगह, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नहीं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 log, इसका बेस यहां 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 log 10 पावर 4, और पावर आगे आ जाएगी, और log बेस 10 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू log बेस 10 वाली वैल्यू, और ये वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 40 डेसिबल। ये इतना सा काम रहता है यहां पर। मतलब सिंपल वैल्यू क्या होगी कि अगर मुझे इंटेंसिटी दी हुई है तो उस इंटेंसिटी को लाउडनेस में यानी डेसिबल में कन्वर्ट करना मुझे आना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं जिसका यूज ज्यादा कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि जैसे मान लो कि किसी जगह पर इंटेंसिटी I1 है, I1 को बढ़ाकर इंटेंसिटी को कर दिया I2, तो डेफिनेट सी बात है I1 कंडीशन में जो लाउडनेस है उसको क्या लिख दूं, और I2 कर दिया तो लाउडनेस भी बढ़कर कितनी हो गई होगी, L2। अब काफी बार पूछा जाता है कि इंटेंसिटी को I1 से I2 कर दिया तो जो लाउडनेस में चेंज है, लाउडनेस में चेंज यानी डेल्टा एल कैसे निकाला जाएगा, उसका सिंपल सा आइडिया है, डेल्टा एल मतलब L2 माइनस, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 log, सेम टू सेम 10 log, यहां आगे कौन है L2, तो यहां हो जाएगा I2, नीचे हो जाएगा I1। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि आप जानते हैं कि L2 माइनस L1 करेंगे तो लॉग में जब अपन दो चीजों को डिवाइड करते हैं लॉग A बाई बी होता है, उसका मतलब क्या होता है, लॉग A माइनस, यानी कुल मिलाकर मैं घटा ही रहा हूं, पर मैं घटाने में यहां क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये यहां पर चेंज इन लाउडनेस निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन सिर्फ इस छोटी सी बात पर होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आई की वैल्यू कुछ भी दे देगा और अपने को लाउडनेस कैलकुलेट करवा देगा। ठीक है, अगली क्लास से अपना शुरू होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस सबसे पहले, फिर बीट्स, इंटरफेरेंस और बीट्स इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करते हैं, फिर स्टेशनरी वेव वगैरह, और इस पूरे प्रोसेस में अपने को लगेंगे लगभग लगभग 6 से 7 लेक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू। यार इन पंडितों से पूछ लो, ये दो, और क्या, ज्यादा मेरे को भी क्या मुसीबत लेनी है, 6 दिन और पढ़ाना है, मैं काहे को दुख लूं। मेरा कोई लंबा लॉन्ग टर्म फायदा होता तो मैं पेन भी लूं, अब मैं मर्ज करा दूं, कल को ये भाई जाके बोल दे ये जबरदस्ती नेता हो रहे हैं,
इससे बढ़िया तुम जैसे पढ़ रहे हो। हाँ नहीं, अभी तो आपके इसके बाद ऑप्टिक्स शुरू होगा, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, तो दोनों दोनों बच रहे हैं। रे हो गया है, वेव ऑप्टिक्स बच रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको फिर वो रंजीत सर आएंगे। हाँ, और जब से भी आएंगे वो मेरे खत्म होने के बाद वो आ जाएंगे कंटिन्यू। ओके, देखेंगे आपके मैकेनिक्स अभी बची रही है तो देखें, ठीक है।